तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द चूजन वन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्पेनिश सीरीज है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिली है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन है और नेटफ्लिक्स पर तकरीबन अभी वीकली रिपोर्ट आने वाली है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 1 या 2 पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले एक तरह से रोक दिया गया था, लेकिन इसी के बाद अभी आपको सीरीज देखने को मिली है नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टोरी क्या आपको देखने को मिली, सारी कुछ जानकारी आपको देगी। साथ ही साथ इसके कैरेक्टर और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड और भी कई अपडेट है पार्ट सेकंड के बारे में सारी कुछ आपको बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं बेसिक डिटेल से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही के अंदर एक तरह से नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है। मैं बात कर रहा हूँ द चूजन वन के बारे में। ये एक वेब सीरीज़ है जो ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में 16 अगस्त को रिलीज़ की गई। ये सीरीज एक एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज है एक तरह से, और साथ ही साथ एक तरह से रील भी है। यह श्रृंखला मार्क मिलर और पीटर गोस, क्री क्रोस ब्रुक श्रैंक और एमी एंजिस द्वारा आधारित है। एक लड़के के बारे में ये बताती हैं जिसे पता चलता है कि उसके पास यीशु मसीह का जैसी एक पावर है। वह एक क्रिस का सामना करने के लिए तैयार है और स्रोत सामग्री के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के बजाय मैक्सिको में होता है और एवरेड ऑलिफोर्ड ग्राउंड और जॉर्ज टूरिन द्वारा विकसित की गई हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज में बॉबी लूहन्स और डैन एग्रोन अभिनेता और कलाकारों की टोली शामिल है। साथ ही साथ पेट्रोलियस सेनन मेरेजन और साथ ही साथ डोशन सोलेंद्रियन और साथ ही साथ टोनज रूडन इसका प्रीमियम यानी एक तरह से ये आपको देखने को मिली है 16 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जाए तो अमेरिकन यीशु पर ये बेस है और मार्क मिलर, पीटर ग्रोस द्वारा ये बनाई गई है, यानी इनके द्वारा ये लिखी गई थी, इसी पर ये बेस है। साथ ही साथ दोस्तों इसका डेवलपमेंट किया है एवरोड गोडियन और लियोड क्राउन ने। साथ ही साथ जॉर्ज डोरेट्स भी इसमें साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका डेवलपमेंट किया है एवरोड गोरियन ने और ली प्रोड ग्राउंड ने, साथ ही साथ जॉर्ज डोस्टन ने। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन एवरोड ग्राउंड ने किया है और बॉबी हुन लॉन्च और डैन एरग्रोन और साथ ही साथ मेजन और भी कई कैरेक्टर जैसे कि कार्ल्स बोर्डन, एल्फ्रोडोशन और एलियन यानोस और तेनोस हुर्बर्न भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था और स्टैन पैक्सकी और स्टीफन ट्रूकोरी और जॉर्ज रोस्टन द्वारा इसे बनाया गया है। साथ ही साथ बिलबोर्ड रेडियस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 16 अगस्त 2023 को ये आपको देखने को मिली है। बादन कैलिफोर्निया में एक 12 वर्षीय लड़के जॉर्डन को अचानक पता चलता है कि उसके पास यीशु जैसी पावर है। वह पानी को शराब बदल सकता है और अपंग को चला सकता है और शायद मृत को भी जीवित कर सकता है, जैसा इस शहर में एवरेज और या के नेता उसे मानव जाति को बचाने के लिए अपनी शक्तियों के उपयोग करने से प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और जोड़ी जो करना चाहता है वह उस लड़की को प्रभावित करता है जिसे वह पसंद करता है और अपने बदमाशों के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। जैसे ही जोड़ी अग्रसर करता है तो अंततः अपनी नीति के साथ समझौता करता है। जब उसे पता चलता है कि उसे अपनी पहचान के आसपास की सच्चाई का पता चलना है और वह कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जोडियन के रूप में बॉडी हुर्लोस और सारा के रूप में डैन एग्रोन और साथ ही साथ ब्रेटेंसन ब्रेस के साथ कोल्डस बोर्ड और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। द क्रूजन वन में कुल 6 एपिसोड हो गए जिसमें एवरेड ग्राउंड सभी एपिसोडों का डायरेक्शन करेंगे और एवरेड और लियोड ग्रांड और जो डेरियस और साथ ही साथ इट्रीज सोसन और टीना डे ला टोरियन एपिसोड लिखने के लिए तैयार है।
टोटल मिलाकर एपिसोडों की बात की जाए तो 6 एपिसोड आपको 16 अगस्त 2023 को एक साथ देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ चौथा जो एपिसोड है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसी वजह से उसे रोक दिया गया था। चौथा एपिसोड आपको एक तरह से लिखे हुए एक तरह से थोड़ा बहुत देखने को मिला है कई जगहों पर, और कई जगहों पर इसे रोक दिया गया है अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। बाकी आपको कई जगह देखने को मिल रहा है। इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो प्रारंभ में मार्क मिलर और पीटर जोस की कॉमिक बुक 3 अमेरिकन जीसन को मार्च 2009 में एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया था, जिसका डायरेक्शन मैथ्यू वॉन ने किया था, और किक पर मिलर के सहयोग करने के बाद क्रिस थाइग्रेन के साथ अपने मार्क फिल्म्स बैनर के तहत निर्माण किया गया। सजागात 2010। हालांकि वॉन्स ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह फिल्म का डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, और दावा किया है कि वह केवल मिलर के साथ चर्चा कर रहे हैं, और एवरेट एंड बैंड को इसी रूप में शामिल हुआ है, और 2016 में परियोजना को फिर से शुरू करने पर एक तरह से ध्यान दिया गया। जुलाई 2018 में नेटफ्लिक्स के लिए कॉमिक के एक मल्टीपल टेलीविज़न श्रृंखला का अनुसरण किया गया, और जिसमें एवरोड और लियोड ग्राउंड थ्रो और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व निर्देशक भी एक तरह से बन रहे हैं। प्रमुख फोटोग्राफी वसंत 2020 में एक तरह से शुरू की गई है, और साथ ही साथ मल्टीपल वेब सीरीज़ के साथ इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। साथ ही साथ इसी के साथ को डायरेक्टर भी हैं इसमें शामिल आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसकी प्रोडक्शन कास्ट भी बहुत ही बड़ी है। जुलाई 2018 में नेटफ्लिक्स ने कॉमिक की बहु लैंग्वेज में जैसे की घोषणा की, और फिर प्रमुख फोटोग्राफी वसंत 2020 में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे एक तरह से डिले कर दिया गया, और फिल्मांकन अंततः 25 अप्रैल 2022 को मेक्सिको के बाजन कैलिफोर्निया में हुआ। 16 जून 2022 को सेट के बाहर एक वैन दुर्घटना हुई, जिसमें 2 कलाकारों की मौत हो गई और 100 को 6 क्रूज सदस्य घायल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया ड्राइवर तेज गति से जारी रहा था, और अधिकांश यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, और अग्नि उत्पादन कंपनी रेडिन स्थायी रूप से उत्पादन निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त सू के एक लेखन के लिए रीजुएट ने एक फेसबुक में दावा किया कि पोस्ट की कि अन्य कलाकारों ने दुर्घटना से पहले सामग्री और परिवहन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। श्रृंखला की पहली झलक 2022 पर नेटफ्लिक्स ट्यूम इवेंट में हुई, जहां टैनोस हुडन और डायन एरगन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषणा की गई थी। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो मार्च 2023 में नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट आर्ट वर्क का एक खुलासा करने के अलावा आधिकारिक तौर पर श्रृंखला की प्रीमियम उसी वर्ष के ट्यूडम कार्यक्रम में हुआ, और द चोर्स वन 6 भाग की श्रृंखला के रूप में नेटफ्लिक्स पर 16 अगस्त 2023 को दुनिया भर में स्ट्रीम होने के लिए तैयार किया गया। साथ ही साथ दोस्तों नेटफ्लिक्स 24 सितंबर 2022 को से एक तरह से रिन्यू किया गया था, एक तरह से दोबारा बनवाने के लिए से। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में सारी बेसिक डिटेल मैंने आपको बता ही दी हैं। और अब हम बात करते हैं इस मूवी के एक तरह से जो जिस पर बेस है, ये एक तरह से मार्क मिलर द्वारा पीटर ग्रोस पर। जी हाँ दोस्तों, पहले हम मार्क मिलर्स के बारे में जानते हैं। मार्क मिलर्स का जन्म 25 दिसंबर 1970 को हुआ। एक स्कोडियन कॉमिक बुक लेखन और निर्माता है जो पहली बार डीसी कॉमिक वाइल्ड ड्रोम इवेंट पर प्रकाशित हुए सुपर हीरो श्रृंखला द ओर्थन के प्रदर्शन में प्रमुखताओं में आए। मिलर ने मार्वल्स कॉमिक्स के लिए बड़े पैमाने पर लिखा, जिसमें द एलिमेटर्स पर रन भी शामिल था, और टाइम्स पत्रिका ने दशक की कॉमिक बुक कहा, और इसके राइटिंग के लिए जैक पेन द्वारा 2022 की फिल्म द एवेंजर्स के लिए प्रमुख प्रेरणा के रूप में वर्णित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2006 में मिलर ने सिविल वॉर मिनी सीरीज लिखी, जो इसी नाम की कंपनी पर व्यापक क्रॉस ओवर कहानी और केंद्र बिंदु के रूप में काम करती है।
और बाद में मार्वल स्टूडियोज़ की पहली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को प्रेरित करती हैं और वुल्वरीन पर मिलर की प्रदर्शन के हिस्से के रूप में प्रकाशित ओल्डन मैन ग्रोन कहानी 2017 की फिल्म लॉर्गन के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया। साथ ही साथ 24 दिसंबर 1970 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 53 साल इनकी उम्र है। कोटब्रिज और लैंगस्रो स्कॉटलैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक लेखक हैं और ऑथरेड एक तरह से अल्टीमेट एक्समैन और द अल्टीमेट सुपर एड में ये कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यूस जानना चालू रखते हैं हम इन कैरेक्टरों के बारे में। मिलर ने कई निर्माता स्वामित्व वाली श्रृंखला लिखी जिन्हें एकीकृत मिलर वुड और लेबल के तहत प्रकाशित किया गया, जिसमें जेजी जॉनसन के साथ वॉर्डन जॉन और रेमिन जूनियर के साथ की एशियन भी शामिल थे। तो दोस्तों इसी के साथ इन सभी कैरेक्टरों के बारे में भी हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे हाल पर सेट कर लें। तो दोस्तों मिलर ने कई निर्माता समिति वाली श्रृंखला लिखी जिन्हें एक मिलवर्ड और लेबल के तहत प्रकाशित किया गया, जिसमें जेजी थॉमसन के साथ वॉर्डन जॉन रेमिस जूनियर के साथ किश एशन और स्टीफन मैकलिन के साथ नेमिस नेस और ग्रूफन यू के साथ सुप्रीम और सुपर क्रूज और द सीक्रेट सर्विसेज शामिल है और डेड ग्रिस के साथ जूटियन लीर और फैक्ट्री क्रीड के साथ। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को लाइव एक्शन और एनिमेटेड श्रृंखला और फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया था। 2017 में मिलर को मूल संपत्ति का विकास जारी करने के उद्देश्य से नेटफ्लिक्स द्वारा मिलर वर्ड और ख़रीदा गया। एक लेखन के रूप में अपने काम के अलावा मिलर अपनी कॉमिक्स के सभी एक तरह से फिल्म और टेलीविजन रूपांतरों पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों ये फैंटेसी एक तरह से टेलीविजन सीरीज है और अभी 11 अगस्त को या 12 अगस्त को कई जगहों पर रिलीज की गई है। 2 अलग अलग डेटों पे और अलग अलग एक तरह से कंट्री के हिसाब से इसे रिलीज किया गया है। स्पेनिश इसकी मेन एक तरह से लैंग्वेज है और इंग्लिश, साथ ही साथ इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है नेटफ्लिक्स डब के द्वारा, और साथ ही साथ आप जाकर अपनी कंट्री के हिसाब से इसे देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक कर देखोगे तो आपकी कंट्री में यदि एक तरह से उस लैंग्वेज में अवेलेबल होगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इंग्लिश में तो अवेलेबल है। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। आप अपनी जिस लैंग्वेज में इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अब इसके बारे में और डिटेल हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम जानेंगे इसकी प्री प्रोडक्शन के बारे में। साथ ही साथ तो दोस्तों इसी के साथ 2012 और 2016 के बीच में उन्होंने 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वन्य संपत्ति के अनुकूलन के लिए रचनात्मक सह कलाकार के रूप में नियुक्ति की। 2013 में मिलर को फिल्म साहित्य की सेवाओं के लिए ब्रिटेन समाज के सबसे उत्कृष्ट आदर्श MBI का सदन नियुक्त किया गया। मिलर का जन्म 25 दिसंबर 1970 को हुआ और कोसब्रिज स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का पहला भाग शहर के टाउनस्कंड क्षेत्र में बिताया और सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल में पढ़ाई की। मिलर की 4 बड़ी एक तरह से बहन और भाई है और एक बड़ी बहन जो क्रम से 22, 20, 16 और 14 वर्ष बड़ी हैं। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में उनके भाई बॉबी द्वारा कॉमिक पुस्तक पर प्रसारित की गई थी और 2010 तक एक विशेष आवश्यक वाले स्कूल में काम करते रहे। मिलर द्वारा पहली कॉमिक्स केमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2021 में थी, जिसमें केविन स्टीन की मृत्यु और उसी दिन बॉबी द्वारा खरीदी गई एक सुपरमैन पुस्तक शामिल थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1970 के दशक के मध्य में मिलर अक्सर लंबे समय से चल रहे स्क्वाड बच्चों की टीम में कार्यकारी ग्लेन मैक और क्रेटिन केवन में एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जिसके वह समय नियमित प्रशंसक थे और एक अवसर पर उन्होंने कॉमिक के इतिहास के बारे में बात करने के लिए शो में आमंत्रित किया गया। 2010 में कॉमिक्स अखबार डेली रिकॉर्ड के साथ साक्षात्कार में मिलर ने कहा कि उन्होंने पहली बार सुपर हीरो की खोज की है।
मिलर की मां को 64 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी और साथ ही साथ लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पास जीवन यापन का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 1980 के दशक के मध्य में एक सम्मेलन में एलन मूर से मिलने के बाद मिलर को पहली बार हास्य पुस्तक निर्माता बनने की प्रेरणा मिली और जब 18 वर्ष में मिलर बैनिगन के लिए स्कॉट कॉमिक बुक लेखन ग्रुड और मोरिन का साक्षात्कार किया तो उन्होंने मॉर्लिन से कहा कि वे एक लेखक और एक कलाकार दोनों के रूप में कॉमिक्स बनाना चाहते हैं। और दशक के अधिकांश दौरे बिताने के बाद हाल ही में कॉर्किन में लौटे थे और उनके पास अपने करियर की शुरुआत की कहानी लिखने और चित्रण करने के दोनों को सीमित अनुभव था। सुझाव दिया कि मिलर उन करियर पथों में से एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि यह था दोनों में सफल होना बहुत कठिन था, जिसे मिलर अब तक की सबसे अच्छी सलाह बताते हैं। इसके तुरंत बाद मिलर ने अपनी स्क्रिप्ट 7 एक स्वतंत्र लीसेट स्थित प्रकाशन ट्रेन को बेच दी और द मिकवर्स और इससे पहले द फाउंड में मोरियन के पूर्व बैडमैन डैनियल द्वारा चित्रित है। 1992 में ट्राइडेंट के मालिक नेपच्यून डिस्प्यूट दिवस हो गए, जिससे प्रकाशित होने के बाद सिविन और द स्वॉर्डमैन मिलर्स की दूसरी श्रृंखला दोनों अधूरी रह गई। उसी समय तक मिलर पहले 2000 एडी और इसके निकटवर्ती शीर्षक के लिए अर्धनिर्मित योगदानकर्ता बन गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1992 में ट्राइडेंट मालिक नेचर डिस दिवालियर हो गए, जिसके प्रकाशन के बाद सोनिन और द सोडेनमैन की दूसरी श्रृंखला दोनों अधूरी रह गई थी। जैसा कि मैंने बताया दोनों सीरीज अधूरी रह गई थी और इसी के बाद इसे इन्हें छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ दोस्तों उस समय इन्होंने 2000 एडी और इसके साथ काम करना छोड़ दिया और साथ ही साथ 1994 में मिलर ने डीवी कॉमिक्स यानी एक तरह से डीसी कॉमिक्स के लिए वोल्टेन छापने के तहत प्रकाशित लंबे समय तक चल रही श्रृंखला 7 थिंग्स को संभालते हुए अमेरिका कॉमिक्स बुक्स उद्योग में कदम रखा। और इनके कदम एक तरह से क्रांति एक तरह से लेकर आया और एक अनोखे अपने अंदाज में स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदाज में इन्होंने आगाज़ कर दिया इस इंडस्ट्री में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना चालू किया और साथ ही साथ इसी अवधि में मिलर की कई अवास्तविक परियोजनाओं मार्वल्स की 2099 तक छापा पुनर्मुद्रण और मार्वल टेल्स के लिए दुनिया के अंत की कहानी शामिल है। और 2000 में लॉन्च की जाने वाली थी प्रस्तुति को हरी झंडी दे दी गई है और सहयोगी लेखकों के रूप में टीम का कार्यालय निभाते हुए देखने को मिली। 1999 में मिलर ने फ्राइडे स्टेज और सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सुपर विलियंस के लिए प्रीच भी विकसित की और साथ ही कहानी पहली श्रृंखला 7 पर निर्मित की गई। 1990 के दशक में उत्तरी ध्रुव में मिलर ने पिस्टल थ्रिलर वाली ब्लैक कॉमेडी ड्रामा स्किड के साथ कॉमिक में पटकथा लेखन के लिए बढ़ने का पहला प्रसार किया। अंततः चैनल 4 ने मिलर को लेखन और निशांग के रूप में लेते हुए स्क्रिप्ट को चुना और हालांकि इसे शुरू में एक टीवी फिल्म के रूप में लिखा गया था, प्रोडक्शन कंपनी ने मिलर ने इसे 6 एपिसोड में श्रृंखला में विकसित किया। 2010 के एक साक्षात्कार में मिलर ने उल्लेख किया कि उन्होंने स्क्रिप्ट के अधिकार निर्माता एर्गमोट को बेच दिए हैं और इसे नाटक के रिलीजिंग के लिए एक फिल्म में बदल दिया गया है। 1999 और 2000 में मिलर ने द इवनिंग टाइम्स के लिए एक अखबार कॉल्स लिखा और मिलर को उस उम्र की कॉमिक बुक श्रृंखला सुपरमैन एडवेंचर पर अपनी काम के लिए डीसी कॉमिक्स में नोट किए रूप से शामिल हुए, जिसमें सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज नियंत्रण सेट की गई कहानी थी और घोषणा की कि मिलर और स्कॉट कॉलर इसकी निर्माता लेखन और श्रृंखला की सिफारिश पर डीसी कॉमिक्स पर वोल्टेन पर प्रिंट प्रकाशित करेंगे। साथ ही साथ जून 2000 में मार्वल ने घोषणा की कि मिलर एलिमेंट एक्शन मैन में लेखन के रूप में कॉमिक्स की अपनी आगामी एलिमेंट श्रृंखला शामिल होगी, क्योंकि ब्रेस माइकल ब्रैडिंग जो कि पहले श्रृंखला से जुड़े हुए थे। नवंबर 2000 में मिलर्स और क्विटन ने तीसरे स्कॉट आर्क के बाद
और तुरंत छोड़ने की अपनी योजना को घोषित किया, जिसमें अंक 22 से 25 तक थे, और एक विशेष अनुबंध का हस्ताक्षर किया और इसी योजना से पहले शीर्षक छोड़ दिया गया। साथ ही साथ सितंबर 2001 के हमले के बाद वाइल्डस्टोन ने शेष 3 अंकों की रिलीजिंग को स्थगित करने का फैसला किया। साथ ही साथ 2002 में मिलर और कलाकार ब्यून हिचन ने द एलिमेटेड के साथ मार्वल की अल्टीमेट लाइव का और विस्तार किया। साथ ही साथ जिन्होंने 2015 की सीक्वल फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विक सिलर्स का किरदार निभाया था और कहा इसे एलिमेट कॉमिक्स से प्रेरित ली है। 2002 और 2003 में मिलर ने कॉमिक बुक रिसोर्स के लिए एक कॉम लिखा और लगभग उसी समय मिलर की वेबसाइट में कलाकार स्टीवन मिल्स के साथ 6 अंक कहानी पर और श्रृंखला पर एक टीजर शामिल था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2006 में मार्वल्स के साथ अपने विशेष अनुभव को 2 और वर्षों के लिए नवीनीकृत करने के बाद मिलर्स ने अपनी करियर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक बिकने वाला काम स्टीवन मैगरिन के साथ 7 अंक वाली मिनी सीरीज सिविल ऑफ लॉन्च की, जिसके अधिकांश विक्रेता थे। और 2007 और 2008 में मिलर्स ने वॉर्नर ब्रदर्स को सुपरमैन फिल्म्स की एक नई श्रृंखला पेश करने का प्रयास किया, लेकिन स्टूडियो ने इसके बजाय मैन ऑफ स्टील के लिए डेविड ग्रोस की प्रिच को चुना। 2017 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स मिलर को प्रेरित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों पब्लिक इमेज भी इनकी बहुत बढ़िया है और कई मूवीज ये लिख चुके हैं। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में हमने कई डिटेल जान ली हैं और साथ ही साथ अब हम जानेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि आपको इस मूवी में देखने को मिले हैं डैरेन एलिस एग्रोन। जी हाँ दोस्तों, ये एक अमेरिकन अभिनेत्री और सिंगर भी हैं। अपनी व्यवस्था में छोटी संगीत थिएटर में प्रस्तुतियों में नाटक और अभिनय करने के बाद एग्रिस ने 2006 में स्क्रीन पर अपनी पहली शुरुआत की। 2007 में उन्होंने हीरोज और आवर्ती चित्रण डीबी मार्वल्स की भूमिका निभाई और उनकी पहली श्रृंखला भूमिका थी। 2009 में उन्होंने फॉक्स म्यूजिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज एगली में विरोधी लेकिन सहानुभूतिपूर्ण डेड चीयरलीड और क्लिफ फेवरन की अनुभव भूमिका निभाई। श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने SAG पुरस्कार जीता और कलाकारों के हिस्से के रूप में उन्हें प्रशंसकों के बीच में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय निर्माण अधिनियम के रूप में ब्रिटेन पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। डैरेन एली ग्रोसी इनका पूरा नाम है। 30 अप्रैल 1986 को इनका जन्म हुआ। लगभग इनकी उम्र 37 ईयर्स है और USA में सावन जोशियंस में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस है, सिंगर है और एक डांसर है। इस इंडस्ट्री में 2006 से काम करती हुई नज़र आ रही हैं और इन्होंने 2016 में शादी की मिस्टर मार्वल से। साथ ही साथ 2020 में तलाक ले लिया और साथ ही साथ गिल्स ने अपनी पहली सफलता के बाद साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इन जो कैरेक्टर हैं जो कि इस सीरीज में आपको देखने को मिले हैं वो बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है और कईयों के बारे में तो मैंने बैक वीडियो में भी बता दिया है। यानी कि पहले भी हमने कई सीरीज़ों के बारे में बात की इनकी, उन पर भी वीडियो हैं, आप जाकर आई बटन से देख सकते हैं, बाकी चैनल पर सर्च कर सकते हैं। एग्रोन यहूद हैं और उन्हें बताया कि उनका धर्म उनके करियर को कैसे जुड़ता है। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो डैनियल एलिस एग्रोन का जन्म मैंने बताया कि जैसे 30 अप्रैल 1986 को सावान जोल्जियस मेरियन एक दर्जन रोड एजरोन होटल के पूर्व महाप्रबंधन के घर हुआ। उनके पिता का जन्म यहूद परिवार में हुआ जबकि उनकी माँ ने शादी से पहले यहूद धर्म अपना लिया। एग्रन का एक छोटा भाई जेसन एग्रन और एक फोटोग्राफर है, वे रूसी यहूद वंश के हैं। उनके पिता का परिवार यूक्रेन के नॉर्वेड सेवेंस में आया और अप्रवासी थे और परिवार का मूल उपनाम एग्रोसिक था। 1960 और 1970 के दशक में वे संगीत बजाना चालू कर दिया, यानी एक तरह से सीखना चालू कर दिया। जबकि एग्रोन 2 साल की उम्र में 9 साल की उम्र तक टेक्सास में रही और 3 साल की उम्र में डांस करना शुरू किया। जेसन और बेलेस का
ध्यान किया और बाद में हिप हॉप नृत्य किया। उन्होंने अक्सर स्थानीय और स्कूलीय संगीत थिएटरों में प्रस्तुतियों में प्रदर्शित किया और द विज़ार्ड ऑफ द ओज़ में डोरियन गोल्ड की भूमिका निभाना शामिल थी। जब वह 8 साल की थी तो बड़े होते हुए उसने हिब्रू स्कूल में दाखिला लिया, साथ ही तीसरी कक्षा तक यहूदी उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। टेक्सन में रहने के दौरान उसके यहूदी धर्म के कारण उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और उसे लगा कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है जब तक परिवार कैलिफोर्निया नहीं चला गया। साथ ही साथ यहूदा स्कूल में एग्नोस अपनी कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों वर्षों में घर वापसी कोर्ट पर थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो एग्नोस 2005 में लॉस एंजलिस चली गई और उसी दिन एक नृत्य एजेंसी के ऑडिशन में भाग लेने के लिए वह न्यूयॉर्क जाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय वह लॉस एंजलिस को चुना क्योंकि वह उसके परिवार के करीब था और अगर उनके एक तरह से समर्थन की आवश्यकता होती तो एजेंसी द्वारा हस्तांतरित किया गया और था और उन्हें बताया गया कि वह संगीत में आना चाहती थी। उन्होंने उसी संगीत वीडियो ऑडिशन के लिए भेजा और संगीत वीडियो में आने से हिचकिचा रही थी। जब फेलिस विलियम्स शामिल हुई तो उन्हें हटा दिया गया और अवधारणा बदल दी गई और उनकी नृत्य एजेंसी ने उन्हें एक अभिनय एजेंट ढूंढने में अनुरोध किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया गया कि वह बहुत पुराने हो चुके थे। 2001 और ए क्लोवर्क ओरिजिन को लगातार देखने के बाद उन्होंने सुखद आश्चर्य हुआ कि वह एक अभिनेता के रूप में कितनी अधिक गुर्जन आवश्यकता थी। 2006 से 2008 तक वह सार्कलिस और टू हॉर्जन और ट्रैक एंड जस्टिस सीएसएन एनवाइड और नॉर्बन सहित टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दी। उनकी पहली फिल्म भूमिका 2006 की रीमेक फिल्म विन एंड एक्सचेंज कोल में एक चीयरलीड की अघोषित भूमिका थी। एग्रोस ने रोलिंग स्टोन को बताया कि उनके शुरुआती करियर के दौरान उन्हें जो फिल्म भूमिका ऑफर की गई थी उसमें अधिकांश डरावनी फिल्में या एक तरह से सेक्सुअल फिल्में थी। उन्होंने इन सभी को ठुकरा दिया और रशियन जैसे कॉमेडी फिल्मों में दिखाई दी, जिसने 2007 में मैथन फेस्ट में लघु फिल्म दर्शक पुरस्कार जीता। उनकी आवर्ती भूमिका जो कि कॉलेज में नैर्वन अपराधी विज्ञान कक्षा में एक छात्रा थी जो धोखाधड़ी कवर अप में शामिल हो गई और लॉस एंजलिस में अपनी शुरुआती वर्षों के दौरान एग्रोक्रिस्ट एगलोड और एम्प्रिस्टोन की उसी इमारत में रहती थी, जिस पर एक स्कॉट टीम ने छापा मारा और उनके अन्य युवा कलाकारों स्टैन के साथ समय बिताया। लिसेल डोहर सहित पड़ोसी और आमडेन बने। 2007 में उन्होंने मिलर वॉस्टिन द्वारा निर्देशित MTV संगलास्टीन ए वर्ल्ड सेवन हैटन के साथ इसके एक सीजन में हार्बन की प्रमुख भूमिका निभाई। हीरोज के दूसरे सीजन में डेबी इमर्सन की आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई थी, जो कि क्लेस एयरटन के नए स्कूल में चीयरलीड टीम के औसतम कैप्टन थी। शुरुआत में उन्होंने चीयरलीड की भूमिकाओं के लिए पढ़ाई की क्योंकि उन्हें अपनी अच्छी लड़की के रूप में टाइम कास्ट करना था। 2007 और 2008 के लेखन की हड़ताल के दौरान जब ऑडिशन बंद हो गए तो एग्रेस ने 28 वर्ष युवक और उसके जीवन में विभिन्न महिलाओं के साथ उसके संबंधों के बारे में एक फीचर पटकथा लिखी क्योंकि वह आई लव कहना सीखा है। और एग्रोस को 2009 में फोर्स म्यूजिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज एली एंड ब्रिज फेरेबन रूप में पहली सफलता भूमिका थी। मीडिया पत्रकार जोस कॉर्निस ने अप्रैल 2010 में इस किरदार को स्वर्णदूत जैसी प्रतीत होने वाली पणयंत्री चिल्लेड बताया और एग्नेस अंतिम भूमिका निभा रही थी, जिन्होंने पैटर्न द्वारा फिल्मांकन शुरू करने से कुछ पहले ही भूमिका जीत ली थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके बारे में सारे डिटेल जानने वाले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2009 की गर्मियों में ग्ली फिल्म की शूटिंग से दूर रहने के लिए दौरान एग्रिस ने फ्लोरिज एडन नाम के एक प्रकाशन में लघु कॉमेडी फिल्म लिखी, जिसके अंदर ये एक प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर सभी ये थी जो 8 वर्षों की होने की एक दिन पहले थी। साथ ही साथ 2010 की संगीत वीडियो का डायरेक्शन भी किया
और 2010 में मेज़बानी अमेज़न स्पाइडरमैन एंड क्रिस शुरू हुई, जो कि स्पाइडरमैन फिल्मों की रिब्यूट में ग्रेवन स्टेन की भूमिकाओं के लिए थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में कई कलाकार देखने को मिले थे। यह एमी एडम्स के पास में एक तरह से भूमिका थी और गिल के दूसरे सीजन के दौरान द एबी क्लब के लिए एमिन सेट जेम्स ने लिखी और साथ ही साथ ऑर्डन ने इसे सर्वश्रेष्ठ ग्री कवर का नाम दिया। गाने का एक पद पसंद 2020 में प्रशंसक के लिए यह शो भी अजीब दीवानों के बाहर भी प्रचारित हकदार थे। और 2011 में हैव पोस्टन ने क्वीन को कैन रेजिस्टेंट और फोर्टन के रूप में वर्णित किया और उनकी सफल भूमिका 2011 में बाह्य रूपांतरण आई एम नंबर 4 में सह प्रमुख सारा आर्ट के रूप में आई। साथ ही साथ 2010 की गर्मियों में शुरू हुई और पहली गिली दौरा समाप्त होने के अगले दिन फिल्म की समीक्षा मिश्रित रही। एग्रोन के आई एम नंबर 4 के सह प्रमुख एलेक्स पीटर थे और गिली के तीसरे सीजन में एग्रिस ने सीजन के बाद जैक्सन 5 का अपना पहला एकल नंबर नेवक्रेन में गुड़वाया और गाना जो कि एपिसोड से पहले लीक हो गया था को सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसी सीजन में पात्रों की कहानियों को कम पसंद किया गया। समीक्षाओं में हास्य का सहारा लेते हुए कहा गया कि कहानी ने एग्रन को मजबूत सामग्री प्रदान नहीं की। एक कहानी में उसका चरित्र एक कार दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर से प्रदर्शन करने से पहले केवल 4 एपिसोडों के लिए एग्रिस ने पहले कहा कि वह कहानी जिसमें उन्होंने मार्फी के साथ चर्चा की। 2019 में द गार्जियन ने समीक्षा पक्षात और आई एम स्टेन के संबंधित को परिभाषित साइरेगेशन में किया और एरन द्वारा क्वींस के रूप में प्रस्तुत किया गया और कई गाने एकल के रूप में जारी किया गया और गिली का प्रस्तुत किए गए कई गाने पॉप संगीत थे और सिग्नल्स ने 2016 पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ और भी कई बड़ी अपडेट हैं इनके बारे में, इनके करियर के बारे में सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रही है। गैली के चौथे सीजन में एग्रोन कम बार दिखाई दिए और एक अंतिम कलाकार के रूप में कम दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों 2013 की भीड़ में कॉमेडी फिल्म द कीमन रिबोर्ड में डी रियोन्स और सारतन ब्लेक की भूमिका निभाई और टॉमी ली जॉनसन और मिशन फ्रेन और बेसन से कार्तिक तौर पर बैलन को एग्रोन को ध्यान रखते हुए लिखा गया और बाद में 2013 में वे वीकल्स में 10वीं वर्ष का ट्रैक और जस्टिन संदरग्रस की संगीत वीडियो में प्रमुख गायक ब्रैडन फ्लूसन की भूमिका दिखाई। रोलिंग स्टोन ने कहा कि असली फूल भी दिखाई देने के बावजूद एग्रोन वीडियो के स्टार के रूप में चमकता है। वह गिलिस के 5वें सीजन के लगभग 100वें एपिसोड में समीक्ष रूप से दिखाई दिए और कोरियन मैराथन श्रद्धांजलि एपिसोड में भी। 2014 में आई एम एन नॉट ए नॉर्विल वन म्यूजिक वीडियो में और साथ ही साथ गैलोर पत्रिका के फरवरी 2014 के अंक के लिए जेसन के साथ 4 फोटोग्राफर के रूप में काम किया। 2015 में उन्होंने इसकी एक शॉर्ट फिल्म में डायरेक्शन दिया, लेकिन एपिसोड ए वेडिंग में दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों 16 अगस्त को इसे डेफिनेटली सभी कंट्रियों में रिलीज कर दिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो कमेंट कर सकते हो। और हम हर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या एक तरह से प्राइम वीडियो और इसी के साथ व्यू और HBO जैसे हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज और मूवी के अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अब हम जानेंगे हम इसके कैरेक्टर के बारे में। जब क्वींस के सबसे अच्छे दोस्त की शादी हो गई जिसमें द क्विटन बैंक के गायब होने के समय असामान्य माना जाता था। ग्लिन के बाद एग्रोस ने वह अनुसरण किया जिसे आलोचना फ्रेज स्केच ने बाद में प्रशंसक साइन स्किन विकल्प के रूप में वर्णित किया।
2017 में उसने कहा कि वह गिली एंड द फेमी के बाद ईडी फिल्म करना चाहती हैं और ऐसा करने से बहुत शांति मिली और 2022 में समझौता हुआ कि जानबूझकर दोबारा काम करना पड़ रहा है। एग्रोज ने 2015 में अपने पेशावर थिएटर की शुरुआत में भी थे और एक बोर्ड नाटक को ठुकराते हुए क्योंकि वह एक भूमिका बनाना चाहती है। उन्होंने वेस्ट एंड सेंट जेम्स थिएटर में मैक्सविन की डायलिंस की भूमिका निभाई और मैक्सविन के आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और आर्क विश्वविद्यालय के लिए उनकी पीएचडी थीम्स में रेबन हॉर्डन ने कहा कि समीक्षाओं ने केवल एग्रोन्स के प्रदर्शन के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक थी और बल्कि वह स्वयं अभिनेत्री के प्रति भी कठोर थी। फिल्मांकन प्रतिबाधाओं के कारण एग्री थिएटर रॉय हेमरोड स्थानांतरण के लिए अपनी भूमिका को दोबारा निभाने में असमर्थ थी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से 2015 के लिए लंदन में अमेरिका में राजदूत के निवेश में विलियमफील्ड हाउस में अमेरिकन राष्ट्रगान प्रस्तुत किया और एग्रस ने 2016 में न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित हो गई और उस वर्ष समय से कुछ समय निकल गए और वह 2017 में रिलीज़ हुई और कई फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने वैन की सेकंड सेट फिल्म डोटिन में सहायक भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने स्टीन ग्रेसन का किरदार निभाया था जो कि मदन सुप्रियन के कठोर निर्देशांक का पालन नहीं करती हैं और वेलिस के साथ लियोन्स और मार्टिन क्लिस और गैगन ने एक यहूद अभिनेता के रूप में कैथलो स्नान की भूमिका निभाने के लिए बारे में बात करते हुए कहा कि वे असत आध्यात्मिक की खोज रुचि रखती हैं जो कि अपने अनुभव के बाहर मौजूद है। लॉस एंजलिस टाइम्स के जस्टिन चोंग ने लिखा कि एक कमज़ोर कड़ी के बिना समूह में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और धीरे से दिल तोड़ने वाली भूमिकाओं में मुख्य रूप से देखने को मिले। रेवन दैन और लुलिस लिक्सन किसी भी अन्य फिल्म की मुख्य आकर्षण होगी जिसके बारे में दर्शक घर जाकर बात करेंगे और हॉल इन 10 में नाटक की भूमिका नारियन एलियस मिलर्स की भूमिका भी थी। फिल्म की तुलना अक्सर विट्स बोन्स से की जाती है और नेक्स्ट टाइम्स ने कहा कि फिल्म उतनी तनावपूर्ण नहीं है लेकिन यह सुशीत एर्गन के दृश्य प्रदर्शन के लिए श्रुतिपूर्ण छोटे शहर की सेटिंग के कारण करीब आती है। हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने कहा कि एग्रेस वायुमंडल बैकग्राउंड रहस्य में सामूहिक मोड़ थे। साथ ही साथ सितंबर 2017 में एग्रोस ने कैल्फ क्लूज इन में रेजिडेंस के साथ गायक की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से गान से चूक गई है और न्यूयॉर्क में फिर से इसे आगे बढ़ाना चाहती थी जिसमें सेट में उन्होंने मूल्य रूप से पुरुषार्थ कलाकार द्वारा बनाए गए संगीत में प्रस्तुति की और WWED को बताया कि ग्लिस के नीचे ऊंचे नोट्स बचाने में असहज होने के बाद उसने फिर से अपने रजिस्टर का उपयोग करके अपने गायन गुणवत्ता में सुधार देखा और संगीत समीक्षा विल फ्रीडन ने उन्हें जूलियस लंदन का पोस्ट मिलियन के रूप में देखने को मिला। थिएटर पिजियंस के एरिन ग्रीस ने कहा कि ऑटो ट्यून्स और उनकी वोकरेस के बाहर गाने में मुक्त हुई। साथ ही साथ दोस्तों इनकी अब हम जानते हैं अवार्ड्स के बारे में, कौन कौन सा अवार्ड इन्होंने जीते हैं और किसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया, सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड सबसे पहले इन्होंने जीता, अपने करियर का पहला अवार्ड था 2010 में स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड, शॉर्ट अवार्ड। साथ ही साथ अभी हाल ही में इन्होंने चोट ग्रैड स्पेशल ऑफ इंडिपेंडेंस फिल्म्स का अवार्ड जीता 2022 में, डैलिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में। ये दोनों अभी इन्होंने अवार्ड अभी रिसेंटली जीते हैं। तो दोस्तों इस कलाकार के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। अब बात करते हैं कार्लोस एनक्रीड बोर्ड्समैन के बारे में। 7 मार्च 1963 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है और एक राइटर हैं। उन्हें अक्सर खलनायक की भूमिका नहीं बल्कि अक्सर आदमी की भूमिका में देखा गया है। कोल्सन एनक्रीड ब्रॉड 7 मार्च 1963 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 60 साल इनकी उम्र में मेडिन स्पेंस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और 1986 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। पीट बैड इनकी माता पिता हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 7 मार्च 1963 को मेडलिस में जन्मे। वह अभिनेता पीलर बोर्ड्स के बेटे और अभिनेता मोनिस जेवन बोर्ड के भाई हैं।
उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत नो लव जस्ट फ्रेज 1986 से की। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी मास्किन मेरियन फैशन 1986 थी और ला ग्रीन विद 2000, साथ ही साथ ज्वेड ड्यूल्यूंस और बेस्टियंस और प्रिंसेस और एल ड्रेनलेस 2005, साथ ही साथ लाजाना और लासेन और चे बागदो और एल लियोन फ्रेज और सेल्डन 221 और 10 पॉलिसी और साथ ही साथ डायमंड्स एग्रीज और भी कई मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में की। सोर्सरेड 2022 और टीवी सीरीज के बारे में बात की जाए तो इन्होंने हैरमनसन 1986 और 2021 में मेरी कॉन ब्रेडिन 2021 से, साथ ही साथ एमजोर आइन ब्रिज और कई अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 17वां एक तरह से अभिनेता कैरेक्टर अवार्ड और 28वां गोयन पुरस्कार और 57वां एरियल पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। तो दोस्तों इसी के साथ इन कैरेक्टरों के बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी और मैनुअल्स एल्फ्रेड क्रिस्टन डॉन्स इनका नाम है पूरा और 30 मार्च 1985 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम इस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी सारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करी हैं और फिर भी यदि किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ बात यदि छूट जाती हैं तो आप प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एक और नई कैरेक्टर के बारे में। सोफिया सीजन एस्पेन इनका नाम है और 7 जून 1990 को इनका जन्म हुआ। एक मैक्सिकन अभिनेत्री हैं जिन्हें 2013 में मैक्सिकन रूपांतरण गोल्ड्स गर्ल्स और एप्लूज में सोन लॉबी हॉर्न्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। सोफिया सिनियग का जन्म 7 जून 1980 को हुआ और तकरीबन 34 साल इनकी उम्र है। कुनबोर मॉडलोज मैक्सिकन में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2006 से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। सी एंस का जन्म मैक्सिको के कुलवंस में हुआ। जैसा कि मैंने बताया उन्होंने 4 साल की उम्र में स्थानीय समुदाय थिएटर में प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने मैक्सिकन में बच्चों के थिएटर में समूह के हिस्से के रूप में किताबों की दुकान पर सप्ताह में 4 बार प्रदर्शन किया। उनके धीमे के पिता मैक्सन ग्रेटन शतरंज खिलाड़ी हैं और स्वतंत्र फिल्म डायरेक्टर भी है। 17 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में स्टेला एडलर्स स्टूडियो ऑफ एक्टिंग में एजवेंड में स्वीकार कर लिया गया और स्नातक होने से पहले उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की। और इनकी इसकिन के दिव्यांग पिता मैक्सियन केयरबंद हैं और 19 जनवरी 2013 को स्टोन से उनकी मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ एक पशु अधिकारी कार्यकर्ता है शिकारी सेन है। अपने खाली समय में वे जानवरों को बचाती हैं और उन्हें गोद लेने में मदद करती हैं। अगस्त 2014 में उन्होंने मैक्सिकन सिटी स्थित जैविक शाकाहारी फ्रूट एंड मिल्क कुकिंग और सेट पेश करने वाली बेकरी मिल्स बार की स्थापना की और मार्च 2015 में उन्होंने बेकरी पर विस्तार करने के लिए अभिनेताओं को एकत्रित किया था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले 2010 में लॉस लॉर्ड्स जो कि फ्लॉप गई उस समय में और गैब्सन लड़की एल्कुन की पहली सुपरहिट मूवी थी 2013 में। क्लब डी क्रूजन फूल्स पर और एल्फ्रेड क्रेड जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्मों में देखने को मिली और सीरीज़ें भी इन्होंने बैक टू बैक कई की। और दोस्तों इसी के साथ इस कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और अब बात करते हैं जूसन तोंज हुड मैजन के बारे में। 19 जनवरी 1981 को इनका जन्म हुआ। एक मैक्सिकन अभिनेता है। वह लेटेस्ट अमेरिका स्पेन में कई फिल्मों में दिखाई दी। 2 फीचर फिल्म लघु फिल्म और नार्कोस मैक्सन में अभिनय किया जिसे टॉन्चर हुड के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मैक्सिकन मेरिस्टन की पुस्तक टीस एक्शन इन मैक्सन में चित्रण किया। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नामोर की भूमिका निभाई जिसकी शुरुआती फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022 में हुई जिसमें उन्होंने तेनोसा च्यूड मेजन्स के रूप में श्रेय दिया गया।
मुख्य रूप से 1981 को इनका जन्म हुआ, 29 जनवरी को, तकरीबन 42 साल इनकी उम्र है। मेक्सिकन राज्य मेक्सिकन में जन्म है और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 2006 से इस इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं। हॉर्टन का जन्म 29 जनवरी 1981 को मेक्सिकन राज्य के एक्वेड डी मोरियस में हुआ। उनके पिता जो कि एक फिल्म प्रेमी हैं और उन्होंने मेरियल एस सल्दान्स की एक अभिनेता पाठ्यक्रम में नामांकन किया और हॉर्टन के बाद भी पढ़ाई क्रूशन टूर लूज पेजन के साथ हुई। हॉर्टन स्वदेशी वंश हैं। उनकी एक न्यूज मरते दादा और ब्रूजन प्रयत परदादा है। साथ ही साथ हॉर्टन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म एसिड डेल प्रीशोस 2006 में एक छोटे किरदार के रूप में की। 2009 में वह कैरियन जोर्जिन फ्रूनस की फिल्म सीन नॉर्बल्स कुस्तान मारिया फ्रोजन ग्रोव में तारबन तुरुन के नेता ली मॉर्गन की भूमिका में दिखाई दिए। 2015 में वह जीवित आपदा उत्तरजीवी फिल्म द 30 एल्जोस इन मेक्सिकन में कोलियस मानमेंस के रूप में दिखाई दिए और 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स से नाक्रोज मेक्सिकन में एक राफेल क्रेट का किरदार निभाना शुरू किया। 2021 में वे अपने साथी नास्क्रोल और मेक्सिकन के सह कलाकार एल्जोड एरियन के साथ द प्रेंजन फ्रोज में 5वीं फिल्म द फॉरएवर फ्रेज में जुलन्स के रूप में दिखाई दिए। 2022 में मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर्स में देखने को मिले और कुछ नकारात्मक पकड़ीदाओं में नस्लवाद और साथ ही साथ अभिव्यक्ता के रूप में जाने गए। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में कई डिटेल है और 2012 में डेचन ग्रीस ने उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इन्होंने जीता। और NSCP अवार्ड्स 2023 अपने नाम करते हुए नजर आए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने फिल्मोग्राफी एज डेल मुख्य रूप से ब्रिजन में देखने को मिले और साथ ही साथ बैक टू बैक कई फिल्में की। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इनकी अभी तक आखिरी फिल्म है। इसके बाद इन्हें अभी तक कोई मूवी नहीं मिली है। टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो 2023 में ये आपको मुख्य रूप से द चूज वंस में देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन सभी कैरेक्टर के बारे में हमने सारी डिटेल आपको बता ही दी हैं और साथ ही साथ कई कैरेक्टरों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता ही दी है। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो इसी के साथ गिलिन के बाद एग्रोस ने अनुसरण किया और जिसकी आलोचनाओं में फ्रेज इसके ने बाद में प्रशंसी सानी स्किन विल के रूप में वर्णित किया। 2017 से उन्होंने मुख्य रूप से गिल्स एंड द फैशन के बाद इंडी फिल्म करना चाहती थी और 2022 में समझौता हुआ और जानबूझकर दोबारा काम करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों 2022 में समझौते के बाद इन्हें ये फिल्म दोबारा करनी पड़ी। उन्होंने नातली लीटेन की 2015 के ड्रामा चित्रण में अभिनय किया और एग्रोस ने 2015 में अपने पेशावर थिएटर की शुरुआत की, एक मॉडर्न नाटक को ठुकराते हुए क्योंकि वह एक भूमिका बनाना चाहती थीं और उन्होंने वेस्ट एंड एंड सेंट जेम्स थिएटर में मैक्सविन में डेलहियंस की भूमिका निभाई। मैक्सविन्स को आमतौर पर नेगेटिव सकारात्मक समीक्षाएं मिली और थॉन्क्स विश्वविद्यालय के लिए उनकी PhD थीसी में रेबन हॉल्डेन ने कहा कि समीक्षाओं ने केवल एग्रोन को प्रदर्शन करने में अत्यधिक आलोचना थी, बल्कि स्वयं अभिनेता के प्रति भी कठोर थी। फिल्मांकन प्रतिबाधाओं के कारण एग्रोस थिएटर रोज हेमरोड स्थानांतरण के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने में असमर्थ थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2015 के लिए लंदन में अमेरिका राजदूत के निवेश में विनफ्रीड में हाउस में अमेरिकन राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया और कैथरीन जेंक्रिस ने ब्रिटेन राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। एग्रेंस 2016 में न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरण हो गया और वह वर्ष कम से कुछ समय निकल लिए। वह 2017 में रिलीज़ हुई कई फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने वैनक्निट सेकंड सेट फिल्म नोवियस में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने सिस्टर मेरियन ग्रोसन का किरदार भी निभाया, जो कि मदर सूर्यस के कठोर निर्देशांक का पालन नहीं करती हैं
और मोलिस के साथ लियोस मॉर्नेट, क्रिस और एरकन ने एक यहूद अभिनेता के रूप में कैथलोस नंस की भूमिका निभाने के बारे में बात करते हुए कहा कि वे एक अस्थायी और आध्यात्मिक की खोज के रूप में रचित है, जो कि अपने अनुभव को बाहर मौजूद हैं। और लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चेन ने लिखा कि वह एक कमज़ोर कड़ी के बिना एक समूह में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, धीरे से दिल तोड़ने वाली भूमिकाओं में थी और हॉल इन द लैंडमैन नाटकीय की प्रमुख नायक लेशन मिलर्स की भूमिका निभाई। फिल्म की तुलना में अक्सर बीटन बॉस से भी की जाती हैं और फिल्म के अंदर फिल्म उतनी तनावपूर्ण नहीं है। हॉलीवुड रिपोर्ट ने कहा कि एग्रोस इस वायुमंडल में बैकवुड रहस्य में एक सामूहिक मोड़ देगी। सितंबर 2017 में एग्रोस ने कैल्स फ्लैन और रेजिडेंस में के साथ गायन शुरू किया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से गायन चालू कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एग्रोस ने मुख्य रूप से 2020 में सीवा बेबी से शुरुआत करते हुए एग्रोस अधिकतम प्रमुख स्वतंत्रता फिल्मों में दिखाई देने लगी, जिनमें अच्छे प्रदर्शन की एक तरह से शामिल थे और जिसमें अच्छे प्रदर्शनों के लिए रोलिंग स्टोन ने भी ये अवधि की अधिकांश फिल्में में देखने को मिली और अपनी इनकी पहली पिछली विपरीत पहचान जाने वाले योग्य रूप में यहूद थे। एग्रोस ने सीवान बेबी हिम बैट की भूमिका निभाई, जो कि एक यहूद शोक सेवक पर आधारित कॉमेडी थी। फिल्म और उसके कलाकारों ने व्यापक प्रशंसाएं मिली। कुछ समीक्षाओं ने एग्रोस द्वारा उनकी भूमिकाओं में लाई गई गहराई का उल्लेख किया और इसी के साथ निर्देशन और अप्रैल 2022 में रिलीज़ हुई एग्रोस ने मुख्य रूप से 2022 में रिलीज़ हुई एग्रोस डीशन हॉल और कैडेन स्टोन के साथ में भूमिका निभाई। 2010 की फिल्म द रोमट्रेंड में बैरगन की बेटी की भूमिका निभाई और कहा कि वह एक अलग मंच पर उनके साथ फिर से काम करना सुपर स्पेस थी। सीम ऐसी मैडन्स में भी मौजूद हैं और एक फिल्म जिस पर एग्रोस ने 2020 में काम करना शुरू किया। मार्च और अप्रैल 2022 में एग्रोस ने केफे लाइन्स में अपना तीसरा निवेश प्रदर्शन किया। समीक्षाओं में उनकी आकर्षण टिप्पणी और दर्शकों से जुड़ी क्षमता पर उल्लेख किया और एशिमेड एग्रोन को थॉमस हैंडनेट चर्च अमित एक 2 हाथ वाली फिल्म 2023 में रिलीज हुई, जैसे हु डिज्नी प्लस पर रिलीज की थी, जो कि एरकोन्स की प्रमुख भूमिका वाली विज्ञापन फ्राई हॉरन फिल्म थी। वह गिल्स के बाद पहली आगामी नेटफ्लिक्स मूल टेलीविज़न शो द वोचन वैन के प्रमुख कलाकारों का हिस्सा बनने के लिए टेलीविज़न पर लौटी, जो कि मार्क मिलर्स और कौमी श्रृंखला मेरिन जींस का एक रूपांतरण है जो रिलीज होने के लिए तैयार है 2024 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एग्रोस की सार्वजनिक छवि और शैली पुराने हॉलीवुड के रूप में वर्णित की गई है, जिसका आनंद उन्होंने तब से लिया जब ल्यूशन एलेज में थी और साथ ही साथ 2010 में क्लीमेक्स में ब्रेक स्टार के रूप में 3 से 4 अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने अन्य कलाकारों को उसी कॉमेडी सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सम्मानित किया। 2011 में केलिस और IMA नंबर 4 में उनकी भूमिकाओं ने एक्ट्रेस को IMDb की शीर्ष उभारते सितारे के रूप में स्थान दिया, जो कि किटोरियन सीक्रेट मोड में उन्होंने हॉलीवुड में सबसे सेक्सी मुस्कान के रूप में स्थान दिया। 2013 में कोरी मॉर्टन की मृत्यु के बाद एग्रोस ने पंपराजी द्वारा अपने गेही सहपाठियों को प्रदान की और गोपनीयताओं की कमी के बारे में बताया। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे आल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एग्रोस 2012 और 13 में ट्वीट पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक थी।
इंटरमेट डे टू नाइट ने एग्रेंस को पेश किया और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी हैं जो कि बड़ी सुपरहिट रही हैं। अब दोस्तों फाइनली इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में थोड़ी और डिटेल हम आपको बताते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अवार्ड्स के बारे में भी और भी कई डिटेल्स हैं इनकी, वो सारी कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी और डिटेल के बारे में। तो मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो जबकि एग्रेंस अपने रोमांस को नीचे रखने के लिए जानी जाती है, वह कई प्रोफाइल रिश्तों में रही है। जुलाई 2010 में उन्होंने अपने आई एम नंबर 4 के सह कलाकार ब्रिटेन अभिनेता एलेक्स ब्रैटन के साथ डेटिंग शुरू की और कथित कठिनाई के बावजूद उन्होंने 2010 में एक साथ रहना शुरू किया। फरवरी 2011 में फिल्म रिलीज होने के अगले दिन इसी जोड़े का ब्रेकअप हो गया और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अन्य फ़ोन पर धमकी दी। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ पहली बार ये बताया गया कि एग्रोस जुलाई 2015 में मैफ्रोड एट सनसेस में गिरवाद और ब्रिस्टन सोन में शामिल थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2022 में मिशोस ने कहा कि वह अलग रूप से मुख्य भूमिकाओं में है। मई 2023 में बेल्जियम के चित्रकार एलन स्कॉट के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि वह एक एर्गो से लगभग 2 वर्ष से एक साथ है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ प्रकाशन ल्यूक विजन ने जुड़ी एक कहानी के कारण एनकोड को कलाडीजन और केलिस के मालिक और डेनियन रियंस के साथ अचानक संबंध खत्म करने पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से इनकी चयनित फिल्मों के बारे में भी कई अपडेट मैंने आपको बता दी हैं। अमेरिकन इस म्यूज़िक अवार्ड भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई अपडेट डिटेल मैंने आपको बता ही दी हैं इनके कैरेक्टरों के बारे में। और ये जो मूवी है बहुत ही बेहतरीन आपको एक तरह से सीरीज देखने को मिली है। एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 6 एपिसोड हैं। उनमें से कई एपिसोड आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। कई कंट्रीज़ में कई एपिसोड अभी रिलीज़ नहीं किए गए, डिले हो गया एक आध, जैसा कि दिक्कत आपको देखने को मिली है 4थे एपिसोड में। वो भी बहुत जल्द आपके लिए एक तरह से लेकर आने वाला है। नेटफ्लिक्स से जल्दी अपडेट आने वाली है, वो अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में कई अपडेट आपको बताई और आपको जिस भी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। हम उस पर बहुत जल्द डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में हमने इतनी सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नेटफ्लिक्स की इस सीरीज के बारे में जाना और आपको अभी एक तरह से और भी कई सीरीज है, उन सभी पर वीडियो एक तरह से चाहिए तो आप कमेंट कर दे। वैसे तो हमारी वीडियो तैयार है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे जैसे सीरीज रिलीज होती है हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं कंटिन्यू। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो, आपको जिस भी लैंग्वेज में जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। बाकी हमारी सीरीज चल रही है एमसीयू और एक तरह से मार्वल स्टूडियोज के बारे में और डीसी की जो मूवीज है उन सभी पर वीडियो कंटिन्यू आती है और आप उन्हें देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर। और आज की इस वीडियो में हमने इसे नेटफ्लिक्स की इस सीरीज के बारे में जाना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।